स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। हर तीसरे दिन पे एक मंथ का करंट अफेयर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिए। इसके एक्स्ट्रा जो बताया बताया जाएगा, जैसे संस्था वगैरह बताया जाएगा, तो उसको भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला न्यूज है कि बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो ध्यान रखना, बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है? लखीमपुर खीरी में खोला जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी में ये बायोप्लास्टिक खोला जाएगा। और किससे बनाया जाएगा? तो मक्का, सूरजमुखी और चुकंदर से ये सब बनाया जाएगा। 2000 करोड़ लागत से ये क्या बायोप्लास्टिक पार्क खोला जा रहा है। तो ये पहला न्यूज था। दूसरा अगर देखें तो अभी भुवन पंचायत 4.0 और NDEM 5.0 क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NDM का फुल फॉर्म है आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस। तो देखो, ये दो मंत्रालय है। दो मंत्रालय में कौन कौन? एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा कौन है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसको भुवन पंचायत और NDM 5.0 को कौन बनाया है? तो इसरो ने बनाया है। तो इसरो ने इसको बनाया है। अच्छा, अब इसरो की बात आ रही है, तो इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये ध्यान रखना, 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है ना। और भुवन पंचायत किसके लिए है? तो ये पंचायतों को सशक्त करने के लिए है। और NDEM किसके लिए है? तो पड़ोसी देश भी इसका फायदा उठाएंगे आपदा जोखिम न्यूनीकरण का, जिसको बोलते हैं क्या? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR। ठीक है ना। ये सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क कहाँ पे हुआ था? ये सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था जापान में 2015 में। तब ये DRR का कंसेप्ट आया था। तो उस समय का ये है। तो ध्यान रखना, NDM क्या होगा? ये प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आंकड़े प्रदान करने की बात कर रहे हैं। और साथ साथ में जो भारत सहित पड़ोसी देश है ना, वहां पे भी DRR करेगा, अर्थात आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समर्थन करेगा। तो दो चीजें याद रखना यहाँ पे, कि पहली बात की भुवन पंचायत और NDM को लॉन्च कौन किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। भुवन पंचायत किसके लिए है? पंचायत को सशक्त करने के लिए। NDM काय के लिए है? तो प्राकृतिक आपदा संबंधित आंकड़े प्रदान करने के लिए। NDM केवल भारत में ही नहीं करेगा, वो कहाँ पे करेगा? भारत के पड़ोसी देश हैं उनको भी ये समर्थन करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये पहल किसने स्टार्ट किया? तो महुआ मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। याद रखना, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। किसके तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, उसके तहत ये स्टार्ट किया गया है। 2.0 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत इसे स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री से ये स्टार्ट किया गया है? नेक्स्ट, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा ये अध्यक्ष चुने गए हैं। ये दिसंबर 2024 में ये स्थान लेंगे। किसकी जगह लेंगे? चार्ल्स मिशेल की जगह ये लेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। T20 विश्व कप आप लोग सब जानते होंगे। T20 विश्व कप हुआ अभी हाल ही में। कहाँ पे हुआ? बारबाडोस में हुआ। बारबाडोस में बारबा बारबाडोस में हुआ। और ये कौन से स्टेडियम में हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। किंगस्टन 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 स्टेडियम में हुआ। ठीक है ना। कौन सी स्टेडियम? किंगस्टन स्टेडियम में हुआ। और यहाँ पे ये T20 विश्व कप किसके किसके बीच में खेला गया? भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच खेला गया। और भारत ने जीता। कब जीता? 2007 में लास्ट बार जीता था। महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनसी में जीता था। अभी कौन कैप्टन रहा? तो आपको मालूम होना चाहिए, रोहित शर्मा के कैप्टनसी में ये जीता। किसने? भारत ने। तो T20 कप कौन सा है? दूसरा जीता है 2007 के बाद। 2024 में जीता है। इसमें पहली बार ऐसा कोई टीम रहा जो सभी के सभी मैच क्या किया? जीता गया। ये भारत था जो पहली बार सभी के सभी जीतने वाली क्रिकेट टीम बन गई। ठीक है ना। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? विराट कोहली को मिला था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला था। ठीक है ना। और तीन लोगों ने संन्यास ले लिया। कौन कौन? विराट कोहली इसी मैच के बाद, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, तीन लोगों ने संन्यास ले लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट,
3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। तो एक ध्यान रखना, एक आईपीसी, आईपीसी कब आया था? 1860 में आया था। इसकी जगह कौन ले रहा है? भारतीय न्याय संहिता ले रहा है। भारतीय न्याय संहिता ले रहा है, ठीक है ना? और दूसरे आया था सीआरसीपी। सीआरसीपी कब आया था? सीआरसीपी, सीआरसीपी आया था ये 1973 में आया था। और इसका जगह कौन ले रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और उसके बाद एक आया था 1872 में, और वो था भारतीय साक्ष्य, भारतीय भारतीय साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम 1872। इस किसका जगह, इसका जगह कौन लेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। तो ध्यान रखना, आईपीसी कब आया था? 1860 में। सीआरसीबी कब आया था? 1873 में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था? 1872। अब इसका जगह सब 2023 में बीएनएस, जैसे 2023 बीएनएस 2023 लेगा। और इन तीनों कानून को कब संसद में मंजूरी मिली थी? 21 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को अपने राष्ट्रपति में द्वारा क्या किया गया? इसको स्वीकृति प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है ना? अच्छा, ध्यान रखना कि अगर पहली बार क्या आतंकवाद को परिभाषित किया गया तो किसके अंतर्गत किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है ना? नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, पहले बात तो ये सम्मान देता कौन है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना? अभी किसको दिया गया? तो उषा ठाकुर को ये दिया गया। किसको दिया गया? उषा ठाकुर को दिया गया। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है? फिजी में आयोजित होता है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ध्यान रखना, 2024 का ग्लोबल इंडिया एआई शिखर कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। और किसने स्टार्ट किया? तो माइटी ने। माइटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर आते हैं तो प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्यों न्यूज में रहा? आरबीआई क्या हुआ ना, 1 जुलाई, आरबीआई आरबीआई ये 1 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक इसमें क्या हो गया? प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं? क्रॉस दी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या कर सकते हैं? यूपीआई का यूज कर सकते हैं। इसी यूपीआई क्रॉस दी बॉर्डर मतलब विदेश में भी यूपीआई बड़ी आसानी से यूज किया जाए, यही प्रोजेक्ट नेक्सस है। तो उसमें आरबीआई शामिल हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छा, ये भी ध्यान रखना, खुदरा भुगतान के लिए है। ऐसा नहीं है कि होलसेल जो थोक विक्रेता है उसके भुगतान के लिए किया जाएगा, नहीं। जो जैसे अचार पापड़ या जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदना है, कुछ भी छूट, जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं वैसे ही क्रॉस दी बॉर्डर, क्रॉस दी बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल में कोई भी भुगतान के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 46वां सत्र का मेजबानी कौन कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही है क्वेश्चन। ये मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ध्यान रखना, 46वां है। अब बात आ रहा है कि यूनेस्को, यूनेस्को बना कब था? यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को बना था। अच्छा, इसके द्वारा 4 कन्वेंशन है, चारों कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। पहला कन्वेंशन है किसके ऊपर? यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये 1952 में आया था, कॉपीराइट पे 1952 में। दूसरा है एमएबी प्रोग्राम। जानते हो ना कि एमएबी प्रोग्राम में क्या होता है? बायोस्फीयर, इसको बोलते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, 1971 में आया था। और इसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया जाता है, जिसमें यूनेस्को के अगर देखा जाए भारत में कितने हैं? 12 हैं टोटल, ठीक है ना? बायोस्फीयर टोटल तो भारत में 18 है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को में शामिल कितने हैं? 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा कौन था? तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, या ये जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, ठीक है ना? ये वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज कमिटी, या कन्वेंशन के थ्रू ये कमेटी बनी थी, तो ठीक है ना? तो कन्वेंशन ये कब आया था? 1972 में आया था, 1972 में आया था, ठीक है ना? 1972 में आया था। और एक इनटेंजिबल, ठीक है ना, इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कब आया था? इनटेंजिबल इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कब आया था? ये आया था 2003 में। तो ये
चारों संस्था याद रखना, यूनेस्को कब स्थापित हुआ था? 1945 में। और कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ यूनिवर्सल कॉपीराइट कब आया था? 1952 में आया था। एमएबी कब आया था? 1971 में आया था। हेरिटेज कन्वेंशन कब आया था? 1972 में आया था। और विश्व धरोहर समिति में जो 1972 में बना था, 1972 में बना था, तो उसमें कितने देश शामिल हैं? 21 देश शामिल हैं। अच्छा, इस समिति का गठन अभी बताया था ना कि तीसरे नंबर में हेरिटेज कन्वेंशन कमेटी कब हुआ था? 16 नवंबर 1900 हुआ था, ठीक है ना। 17वें सत्र जो यूनेस्को का 17th सेशन था, उस सेशन में इसका गठन किया गया था। तो ये ओवरऑल जो थोड़ा बहुत रिलेटेड जानना चाहिए वो हमने बता दिया, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी मिशन अब एक्सटेंड कर दिया गया है, 2025 तक कर दिया। अभी तक 24 तक कितना 100 शहर शामिल थे, उसमें 90% क्या हो गया, योजनाएं पूरा संपूर्ण हो गए हैं। लेकिन 10% अभी बाकी है, उसके लिए 2025 में क्या कर दिया गया है, 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान के बारे में अगर बात करें तो कौन जारी किया है? तो नीति आयोग ने इसको लाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नीति आयोग, ठीक है ना। संपूर्णता, तो नीति आयोग ने प्रारंभ किया है। कितने इंडेक्स इसमें शामिल हैं? 6 इंडेक्स शामिल हैं। 6 इंडेक्स पे क्या करेगा? ये 6 इंडेक्स पूरे के पूरे प्राप्त करें। कौन करे? तो एक आकांक्षी जिला है, आकांक्षी जिला, और एक आकांक्षी ब्लॉक है। इन दोनों में ये 6 इंडेक्स को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए ये अभियान लाया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ध्यान रखना कि आकांक्षी जिला पूछा जाए तो कितना है? 112 है। आकांक्षी ब्लॉक पूछे तो कितने ये 500 है। अब आता है कि आकांक्षी जिला कब स्टार्ट किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, 2000। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कब स्टार्ट किया गया? 2018। और कितने जिले हैं? 112। वैसे ही आकांक्षी ब्लॉक कब स्टार्ट किया गया था? 2023 में। और कितने हैं इसमें ब्लॉक? 500 ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये समग्र विकास हेतु एक अभियान है जो टोटल 6 इंडेक्स का समग्र विकास करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोलंबो प्रक्रिया। कोलंबो प्रक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट में रहा? कि अभी पहली बार इसकी अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। कहां पे किया? भारत ने जिनेवा में किया, ठीक है ना। भारत इसका मेंबर भी है कोलंबो प्रक्रिया का, और इसने क्या किया? अध्यक्षता किया। इस कोलंबो प्रक्रिया में 12 एशियाई देश शामिल हैं। ध्यान रखना, 12 एशियाई देश है और कोई नहीं है। अच्छा, कोलंबो प्रक्रिया किससे है? कि विदेश में जैसे जाके रोजगार वगैरह की उपलब्धता वगैरह के बारे में बात की जाती है, तो कोलंबो प्रक्रिया उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाटो की स्थापना की बात करें तो 75 वर्ष हो गए। तो कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1949 में किया गया था नाटो। और ये वाशिंगटन संधि, जो वाशिंगटन ट्रीटी हुआ था, या इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि, ठीक है ना। दोनों संधि कोई भी हो, ये इसी के थ्रू क्या हुआ था? नाटो एस्टेब्लिश हुआ था। किसके थ्रू? उत्तरी अटलांटिक संधि और वाशिंगटन संधि कब हुआ था? 1949 में। उसी के थ्रू क्या हुआ था? नाटो एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है ना। अगर नाटो की बात करें तो नाटो क्या है? नाटो का लास्ट मेंबर 32वां कौन सा बना है? स्वीडन बना। स्वीडन, स्वीडन क्या बना है? 32वां मेंबर बना है। ये भी बात याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चले, भागवत गीता अध्ययन में एमए, एमए कार्यक्रम स्टार्ट किया है। किसमें? भागवत गीता के अध्ययन में। और किसने स्टार्ट किया है? इग्नू ने किया है। 2024-25 में किया ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है 2024-25 से। और ये डिस्टेंस, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग द्वारा पेश किया जाएगा। मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक। प्रौद्योगिकी विकास निधि, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन होने के वाला है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फंड की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय के लिए। कभी भूल के भी साइंस एंड टेक को नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी देखोगे कहोगे कि अरे भाई साइंस एंड टेक ही है, नहीं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, अर्थात लागू कौन कर रहा है? तो डीआरडीओ लागू कर रहा है। किसके, किस पहल के तहत? तो मेक इंडिया के पहल के तहत इसको लागू कर रहा है। तो ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना। और दूसरा है मेक इंडिया पहल के तहत कौन? डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा लागू किया जाए। अब डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ था? 1958 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है ना। 3D होलोग्राम तकनीकी नोट, अभी हाल ही में क्या हुआ? फेक करेंसी के लिए रोकने के लिए जापान ने क्या किया है? 3D होलोग्राम तकनीक शामिल किया है। तो जापान की कौन सी करेंसी है? येन है। तो ठीक है ना। तो 3D होलोग्राम तकनीकी नोट किसने जारी किया? जापान ने किया है, फेक करेंसी को रोकने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला दूसरा राज्य कौन हो गया? दूसरा राज्य हो गया बिहार। कौन हो गया? बिहार। तो पहला कौन था? तो पहला था एमपी।
एमपी था जो हिंदी में एमबीबीएस करा रहा था, उसके बाद बिहार आ गया जो हिंदी में एमबीबीएस कराएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग का 86वां सत्र कहाँ पे आयोजन होगा? तो कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग का 86वां सत्र रोम में हुआ, ध्यान रखना, रोम में, रोम में हुआ। इसका कोडेक्स एलिमेंट्री का हेडक्वार्टर भी रोम में है। अच्छा, यही नहीं, अगर हम कहें एफएओ, एफएओ जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। अच्छा, ये पहली बार 18 एफएओ के द्वारा कब बनाया गया था? 1961 में, ठीक है ना। और फाइनली डब्ल्यूएचओ भी इसमें शामिल हो गया 1963 में। ये कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग क्या है, अस्तित्व में आया था, आयोग बना था, ठीक है ना, स्थापना हुआ था। तो 86वां सत्र का कहाँ पे हुआ? रोम में हुआ। और इसमें कौन भाग लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से फसाई, फसाई कौन है? फसाई, फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फसाई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये फसाई के जो सीईओ है कमला बर्धन ने ये रिप्रेजेंट किया किसमें? कोडेक्स में। तो फसाई के सीईओ ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी 133वां 133वां नंबर भी है। डुरंड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो चार, मतलब अगर देखा जाए तो कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल। को कोकराझार कहाँ पे है? आसाम में है। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर आपको झारखंड में मालूम है। शिलांग कहाँ पे है? मेघालय में है। ये चार राज्यों में डुरंड कप आयोजित किया जाएगा। चार राज्यों में करा जाएगा। डुरंड सबसे पुराना है। और किससे जुड़ा है डुरंड कप? तो फुटबॉल से जुड़ा है। इसमें अभी तक सबसे ज्यादा मोहन बगान, जो मोहन बगान है, वो मोहन बगान सबसे ज्यादा मैच जीता हुआ है। और कहाँ का ये क्लब है? ये कलकत्ता का है, ठीक है ना। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? मर्सर के द्वारा जारी किया गया। सबसे महंगा शहर कौन था? हांगकांग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन? सिंगापुर, तीसरे नंबर पे ज्यूरिख था। 136वें नंबर पे भारत का कौन शामिल रहा? मुंबई शहर। ध्यान रखना, पिछले वर्ष से 11 स्थान का सुधार हुआ, मतलब पिछले वर्ष में इसका रैंक कितना था? 147 था। अभी कितना है? 136वां है। तो इसके साथ ये भी ध्यान रखना, मुंबई शहर क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 136वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। और सबसे महंगा शहर निवास करने के लिए कौन है बताया गया? हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर, देन ज्यूरिख, ठीक है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ पे मिला भैया? विश्व का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला मिला हमें इंडोनेशिया में मिला। और वो भी इंडोनेशिया में कहाँ पे? तो सुलावेसी द्वीप है, सुलावेसी द्वीप में, वहां पे मिला। यहाँ पे पत्थर पे तीन मानव आकृति मिली है, ठीक है ना। तीन मानव जैसे आकृति मिली हैं। ये विश्व का सबसे पुरानी गुफा माना जा रहा है, कहाँ पे? इंडोनेशिया, सुलावेसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, विश्व की पहली सीएनजी संचालित बाइक किसने लॉन्च किया? तो बजाज ऑटो ने लॉन्च किया। ध्यान रखना, विश्व की पहली सीएनजी बाइक। ये इसमें एक बटन है जिसमें पेट्रोल में स्विच किया जा सकता है। एक बटन के माध्यम से पेट्रोल और सीएनजी के बीच क्या किया जा सकता है? स्विच किया जा सकता है, ठीक है ना। भारतीय रक्षा विनिर्माण, देखो भारतीय रक्षा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए तो पहले से 23-24 में विनिर्माण, रक्षा विनिर्माण कितना? 16.7% बढ़ गया है। अगर ये विनिर्माण में देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही विनिर्माण में? लगभग 80%, मतलब 79.24%। और वहीं प्राइवेट सेक्टर की इसमें कितनी भागीदारी रही? 20.8। तो इसमें सार्वजनिक सेक्टर का क्या है? डोमिनेंसी है। दूसरी बात है कि निर्यात में भी ध्यान रखना कि निर्यात भी भारत का, एक्सपोर्ट भी भारतीय रक्षा का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। कितना? लगभग 32%, 32% समथिंग है। तो याद रखना कि 32% निर्यात में भी वृद्धि हुई है। हाथरस, हाथरस भगदड़ हुआ था। उस हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, न्यायिक आयोग गठित किया गया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इस भगदड़ में 123 लोग मर गए थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आयोग का क्या किया गया है? गठित किया गया है। कितने? 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है हाथरस भगदड़ की जांच के लिए। और अध्यक्ष कौन होगा? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव होंगे, ठीक है ना। झारखंड में अभ्रक खदान और बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। देखो, अभ्रक खदान जो झारखंड में था, कौन? कोडरमा। कोडरमा को क्या किया गया? बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। और किसने घोषित किया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के अभ्रक खानों को क्या कर दिया है? बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है, खास करके कोडरमा को, ठीक है ना। तो पहली बात आता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित किया गया था? तो 2007 में गठित किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्या किया गया, ये गठित किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये ध्यान रखना कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि सांविधिक है, ठीक है। घर घर सोलर पहल, अभी घर घर सोलर पहल कहाँ से स्टार्ट किया गया, बनारस से स्टार्ट किया गया। और किसने स्टार्ट किया, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश के बनारस में घर घर सोलर पहल स्टार्ट किया गया है। क्या है, तो घर घर पे घर पे के ऊपर क्या, क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए छत पे क्या, रूफ टॉप सोलर क्या करेंगे, सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो घर घर सोलर पहल कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट है, बनारस में। और किसके द्वारा, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा, ठीक है। जनरेटिव एआई की बात करें तो जनरेटिव एआई एआई नवाचार में भारत 5वें स्थान पे, कौन से नंबर पे, 5वें में। तो पहले नंबर पे कौन है, चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे पे दक्षिण कोरिया और चौथे पे जापान है। तो ये भी याद रखना कि जनरेटिव एआई में भारत कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। अब आते हैं सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनर सम्मान या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ये फ्रांस का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसको मिला, तो रोशनी नडार को, मल्होत्रा को मिला। किसको, रोशनी नडार मल्होत्रा को मिला। ये एससीएल टेक के क्या है, चेयरपर्सन है रोशनी नडार मल्होत्रा, ठीक है ना। फिर परियोजना पारी नहीं परी, परियोजना परी किसने स्टार्ट किया है, ध्यान रखना, भारत की सार्वजनिक कला के लिए स्टार्ट किया है। और ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कब किया गया, जो 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी, भारत में हुई थी। भारत में भी कहाँ, तो नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में भी कहाँ, तो भारत मंडप में हुई थी, ठीक है ना, भारत मंडप में हुई थी। और उसी में ये परियोजना स्टार्ट किया किसने, संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि इसे लागू कौन करेगा, क्रियान्वित कौन करेगा, तो ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के द्वारा ये क्रियान्वित किया जाएगा। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज अपोस्टल, ये विशेषकर रसिया में, रसिया के लोगों को दिया जाता है, लेकिन पहली बार रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और ये अनाउंस किया गया था 2019 में, लेकिन अभी हाल ही में प्रदान किया गया, इसलिए ये न्यूज में रहा। तो ये भी ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल, ठीक है ना। ये इसकी घोषणा 2019 में, ध्यान रखना, की गई थी, अभी नहीं, अभी मिला है, ठीक है। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क को विस्तारित किया। तो मैंने बताया था ना कि 1971 में मैप प्रोग्राम चलाया गया था, 1971 में। उसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अभी हाल ही में 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। अच्छा, अगर भारत की बात करें तो भारत में मैप प्रोग्राम जो घोषित किया गया, तो भारत में टोटल तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन उसमें यूनेस्को में कितने शामिल हैं, 12 है। लेटेस्ट वाला शामिल होने वाला कौन सा था, लेटेस्ट में पन्ना जो है, पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो एमपी में है, वो लेटेस्ट में शामिल होने वाला ये 12वां था, ठीक है ना। और अभी 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। 136 देशों में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, 559 हो गया है, 559। अब जरा से इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखना, दो बातें याद रखना, 11 में 11 नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ ट्रांजिशनल बाउंड्री वाले हैं। ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर है, मतलब ट्रांस बाउंड्री मतलब कि दो देश है, इन दो देशों के बीच में वो फैला हुआ है, तो वो ट्रांस बाउंड्री वाला याद रखना है। एक है कोम्पेन, कोम्पेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर, ये बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है, कोम्पेन और बेल्जियम और नीदरलैंड। और दूसरा क्या है, दूसरा है जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर, जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर, ये इटली में है। ध्यान रखना कहाँ पे है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कहाँ पे, इटली में है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, दो 11 तो हुए थे, 11 का नाम हमें याद नहीं रखना, लेकिन हाँ 759 टोटल हो गए हैं 136 देशों में बायोस्फीयर, ये याद रखना। अभी 11 शामिल किए गए हैं, ये याद रखना। अगर याद कर सकते हो तो ये भी चांसेस बहुत कम है पूछे जाए। देखो हम यहाँ पे मोस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है वही गेस करके आप लोग को बता रहे हैं, अदरवाइज तो करंट का कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। आप
इससे पहले भी हम पढ़ाते बताते तो आए हैं, लेकिन यूट्यूब पे उतना आप लोग का आ, कहते हैं ना कि जो इधर उधर बात करते हैं उनको ज्यादा प्रमोट करते हो, ठीक है, तो हमें क्या, आप लोग को लॉस होगा, ऐसा नहीं है, टीचर बहुत लोग होते हैं, बट यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना इसका मेन ध्येय है, ठीक है। अगर पैसा लाए लगा होगा तो इसको लाइक कर देना। नेक्स्ट, अहोम मोइदम। अहोम मोइदम की बात करें, अहोम मोइदम कहाँ पे, किससे जुड़ा है, अहोम जानते हो ना, अहोम। अहोम कब, अहोम क्रांति के बारे में, क्रांति के बारे में जान तो कब 1838 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये अहोम असम में हुआ था। असम में क्रांति की बात करें तो अहोम कहाँ पे था, अहोम राज्य था असम में। असम में मोइदम एक जगह है, मोइदम जगह कौन से है, जो अहोम के जो सम्राट होते थे उनकी कब्र है। उन कब्र को मोइदम, जिसको मोइदम बोला जाता है, उसको अभी भारत ने 46वें जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक बैठक हुए था, उसमें शामिल कर नामित किया गया था। तो अब इसमें इसको मोइदम को शामिल कर लिया गया, 43वां। अब भारत में कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गए हैं, 43 हो गए हैं। 43 में ध्यान रखना, एक मिक्स्ड है, एक क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाला कौन सा है, कंचनजंगा वाला, सिक्किम वाला मिक्स्ड है, एक मात्र है। और उसके बाद सात क्या है, नेचुरल, नेचुरल है हेरिटेज, सात नेचुरल है, नेचुरल, और बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे ऐतिहासिक है। तो ये याद रखना, 43 है तो 8 तो हो गए ऐसे ही, ठीक है ना। 8 के बाद कितने, 35, हमारे ख्याल से कितना हो जाएगा, हाँ 35, 35 नेचुरल हिस्टोरिकल साइट है। तो ये याद रखना, 43 टोटल हो गया। तो अहोम के बारे में बात कर रहे थे, मोइदम। मोइदम एक जगह है, वहाँ राजघराने के स्थल दफन है, वहां पे राजघराने कौन से, अहोम राजघराने की, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सारस क्रेन, सारस क्रेन जानते हो कि ये उत्तर प्रदेश का क्या है, राज्य पक्षी है। और ये सारस क्रेन की गणना कराया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, और इसमें वृद्धि मिली है। ये कितना, 1900, अभी 19,918 सारस क्रेन की कुल आबादी उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जो पिछले वर्ष से कितना, 396, 400 में चार कम, 300, 396 ज्यादा है। तो पिछले साल कितना था, इसमें से 396 घटा लेना, तो अभी कितना है, 19,918, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, ऐसे ना देखो, अगर रामायण मंदिर का अभी तक अयोध्या में जो स्टैब्लिश किया गया, अयोध्या, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, अयोध्या के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। तो अयोध्या में सबसे बड़ा रामायण मंदिर माना जाता था, लेकिन अभी ये कयास लगाया जा रहा है जो पूर्वी चंपारण बिहार में बनाया जाएगा। ध्यान रखना, चंपारण दो है, पूर्वी है, पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ पूर्वी चंपारण की बात हो रही है, जैसे पूर्वांचल में अयोध्या आता है, वैसे ही पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा लगता है कि अयोध्या से भी बड़ा होगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी किया गया है, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा जारी किया गया है। ये ऐसा बताया गया है कि 62 तक भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1.7 अरब हो जाएगा, कितना, 1.7 अरब हो जाएगा। और 2054 तक भारत और चीन समान जनसंख्या पे होंगे, 2054 तक। तो दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो, एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार कब जारी किया गया था, तो 2018 में जारी किया गया था। अभी जो पहले 2018 में 57 था एसडीजी में स्कोर में, अभी कितना हो गया, 71 हो गया, ये ध्यान रखना एसडीजी स्कोर। अभी राज्यों में देखा जाए तो 57 से 79 तक डिफरेंट राज्यों में इसी के बीच स्कोर कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए एसडीजी स्कोर में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 25 अंकों की वृद्धि किया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है 21 अंकों की, और उत्तराखंड 19 अंकों की। तो सबसे ज्यादा वृद्धि। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा सर ने बताया नहीं, तो इस बार का रिपोर्ट अच्छा पढ़ने लायक है, मेंस में भी पढ़ने लायक है। हम उसको अलग बना देंगे, एसडीजी, एसडीजी गोल, जैसे 1 2 ऐसे करके, जैसे 1 में क्या है, केरल टॉप पे है, ऐसे हर एक 17 एसडीजी गोल है, हर एक 17 एसडीजी गोल के अलग अलग राज्य, कौन राज्य टॉप पे रहा, इस बार जारी किया गया है। तो उसको डिटेल में बताने के लिए होगा, अभी फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दिया।
देखो, अभी बताया था ना टीडीएफ, टीडीएफ बार-बार बोला था, प्रौद्योगिकी विकास निधि, ये साइंस एंड टेक में नहीं आता है, बल्कि किसमें? रक्षा मंत्रालय की योजना है। कौन करता है? डीआरडीओ इसको इम्प्लीमेंट करता है या लागू करता है, ठीक है ना? डीआरडीओ। और इसने क्यों न्यूज़ में रहा? अभी 7 नई योजनाओं की मंजूरी किसने दिया है? डीआरडीओ ने दिया है, किसके तहत? टीडीएफ योजना के तहत, ठीक है ना? इसमें क्या किया जाएगा? जो एमएसएमई हैं या स्टार्टअप है, उनको 50 करोड़ तक क्या ऋण दिया जाएगा, और वो भी जो लागत होगी, जो भी बनाएँगे, उसकी लागत का 90% तक ऋण दिया जा सकता है इसमें, ठीक है ना? अभी क्रोमियम प्रदूषण की बात करें, जब हम आप लोग को डाटा पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि एकाधिकार क्रोमियम के प्रोडक्शन में कौन है? उड़ीसा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि क्रोमियम प्रदूषण की सबसे ज़्यादा अगर मामला आएगा तो उड़ीसा में है। यही एनजीटी ने अभी आइडेंटिफाई किया कि उड़ीसा में पेयजल में क्रोमियम क्रोमियम की कितनी मात्रा 0.01 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा हो गया है, और ये अच्छा नहीं माना जाएगा हेल्थ के लिए। तो एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को ऐसे क्षेत्रों पे सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को निर्देश दिया है। किसने? एनजीटी ने। तो एनजीटी कब स्टैब्लिश हुआ था? 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। तो क्रोमियम एक स्वाधीन और गंधहीन क्या है? धात्विक तत्व है। ठीक है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2025। प्रोजेक्ट 2025 क्या है? एक रूढ़िवादी नीति है। इसके तहत अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको जिताने के लिए ये प्रोजेक्ट 25 किया गया है। प्रस्तावित किया गया है। इसमें रूढ़िवादी नीति प्रस्तावों का एक समूह है, ध्यान रखना। और इसमें क्या किया गया है? वाशिंगटन डीसी स्थित एक रूढ़िवादी थिंक थिंक टैंक है। क्या नाम है? हेरिटेज फाउंडेशन। इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट 2025 प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है ना? तो क्या है? भावी राष्ट्रपति को प्रशासनिक नियुक्तियों को करने में मदद करने हेतु एक कार्मिक डाटाबेस तैयार किया गया है। एक कार्मिक डाटाबेस। और किसके लिए ये बेसिकली किसको प्रमोट कर रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप को कर रहा है, ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट 2025 किससे रिलेटेड है? डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। गुलबैकियन पुरस्कार के बारे में बात करें, गुलबैकियन पुरस्कार के बारे में बात करें, तो अभी ये पुरस्कार किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को ये गुलबैकियन पुरस्कार दिया गया है। फिर से ध्यान रखो, ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को लिए ये गुलबैकियन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना? यह कार्यक्रम महिला किसानों को सशक्त बनाने और छोटे किसानों को समर्थन करता है। कौन? जो आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम के बारे में। किसके द्वारा ये दिया जाता है गुलबैकियन पुरस्कार? तो कैलाश बुल्गेरियन फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। संविधान हत्या दिवस मनाने की बात हुई, 25 जून को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? अभी नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। क्यों किया गया? कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। ठीक है ना? अब आपातकाल लागू किया था तो इनकी बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी हुई थी और मीडिया का दमन हुआ। तो इसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून को, ध्यान रखना। अब आपसे एक क्वेश्चन है, वो स्टैटिक क्वेश्चन है। अगली बार आप लोग कहोगे आंसर दे देंगे इसका। ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी की इस आपातकाल लागू होने की वजह से जो आपातकाल की लागू करने की लागू करने की जो गाइडलाइन थी, उसमें से किसको हटा दिया गया? इसकी जगह दूसरा ला दिया गया, ठीक है? सशस्त्र विद्रोह को ला दिया गया, बस ये बताना है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ही लगाया जा सकता है और नहीं। तो किस चीज़ को हटा के उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह लाया गया था और कौन से संविधान संशोधन में? ये भी बताना, ठीक है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन अमित शाह ने किया। कहाँ पे किया? तो इंदौर में किया था। कहाँ पे? इंदौर में किया था। और किस राज्य में सब पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? 55 जिलों में, 55 जिले हैं और पूरे जिले में लागू किया है। कौन? एमपी ने। किसने? एमपी ने किया है। तो एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है ना? नेक्स्ट, पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन शुरू किया गया, 1933। ये हेल्पलाइन नंबर है। एक मिनट, एक मिनट, मैं आता हूं जरा सा, प्रॉब्लम।
तो बता रहे थे कि पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू कहाँ पे किया, कौन सा नंबर है? 1933। देखो ये मादक पदार्थ के निषेध सूचना केंद्र है मानस, ठीक है ना? तो मानस ने ने ये स्टार्ट किया है। अब ईमेल के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। ये 24/7 हमेशा सहायता क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, ठीक है ना? तो नस्ली ये हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को नशीले दवाओं से संबंधित अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए। तो कौन सा नाम क्या है? मानस। मानस ने एक हेल्पलाइन जारी किया 1933, ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं। अभी हाल ही में अ, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा नंबर का? 96 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 16 जुलाई को नई दिल्ली में मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को रायल कमीशन की रिपोर्ट पे हुआ था। याद रखना, रायल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अभी इसने 96वां या 96 नंबर की स्थापना दिवस मनाया। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 16 जुलाई 1929 को। अब नेक्स्ट आते हैं, एक दिन में 11 लाख पौधे बनाने का रिकॉर्ड किसने अभी शामिल किया है? तो एक दिन में 11 लाख पौधे रोपे गए हैं। कहाँ पे? इंदौर शहर में, ध्यान रखना, ठीक है? और कब? 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने? एमपी ने। कहाँ पे? इंदौर शहर में। देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उस दिन मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान स्टार्ट किया था। ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने स्टार्ट किया था? कब किया था? तो 5 जून को किया था और अपने प्रधानमंत्री जी ने किया। इस अभियान के तहत इंदौर ने 51 लाख पौधे लगाए। कितने? 51 लाख। मखाना उत्पादन, मखाना उत्पादन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व में, पूरे विश्व में मखाना उत्पादन में नंबर 1 कौन है? भारत है, ठीक है ना? और भारत में भी सबसे ज्यादा बिहार है, जो 85% क्या करता है? मखाना का उत्पादन करता है, ठीक है ना? इस मखाना के बोलते हैं क्या, कमल बीज बोला जाता है। कमल बीज, कमल बीज कैसा होता है? कमल बीज काला होता है, काले रंग का होता है, तो इसलिए इसको काला डायमंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला बीज, या बीज होने की वजह से काला डायमंड भी बोला जाता है, काला डायमंड बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है? हाइड्रोपोनिक प्लांट होता है, मतलब जलीय मांग, उच्च जलीय मांग वाली फसल होती है, और निम्फेसी परिवार के लिए। तो अभी क्यों न्यूज में रहा? बिहार राज्य ने एमएसपी की मांग की है, किस पे? मखाना पे। तो इसलिए न्यूज में रहा, तो मखाना के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है? नेक्स्ट चले। R21 वैक्सीन, R21 वैक्सीन मलेरिया का दूसरा वैक्सीन है। मलेरिया का दूसरा वैक्सीन है। तो सवाल उठ रहा होगा कि पहला वैक्सीन कौन है? तो ध्यान रखना, पहली वैक्सीन है ब्रिटिश दवा निर्माता के द्वारा आरटीएसएस बनाया गया था। आरटीएसएस बनाया गया था, ये पहली वैक्सीन है। और R21 वैक्सीन कौन है? दूसरी है। तो विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। कौन बनाता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इसको R21 को विकसित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि R20 वैक्सीन किससे रिलेटेड है? मलेरिया से है, ठीक है ना? और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हानि और क्षति निधि बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। हानि और क्षति निधि बोर्ड का गठन कब किया गया था? COP27 में किया गया था। COP26 और 27 में, आप लोग 27 बताना कहाँ पे हुआ था? कॉप 26 तो हम बता रहे हैं कि 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। 27 अभी आपको बताना है कि कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे हानि और क्षति निधि बोर्ड कोष की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? तो सूखा, बाढ़ और बढ़ते समुद्री जल स्तर में होने वाली जो क्षति है, उससे निपटने के लिए। तो जो भी क्लाइमेट डिजास्टर ला सकते हैं, उनको रोकने के लिए इस फंड को स्टैब्लिश किया। क्यों न्यूज में रहा? तो अभी फिलीपींस बोर्ड की मेजबानी, अभी इसकी कौन मेजबानी करेगा? फिलीपींस बोर्ड इसकी मेजबानी करेगा। हाँ, क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या बताया? हानि और क्षति निधि बोर्ड, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में तेंदुओं की स्थिति
22 रिपोर्ट आई, तो सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर में 1985 तेंदुआ है। कर्नाटक में 1879 तेंदुआ है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटक है। नंबर भी याद रखना। अच्छा, ये आईसीएन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये इनकी जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों की ज्ञात सीमा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आईयूसीएन बोलता है कि इनकी जो उप प्रजातियां हैं, प्रजाति तो ये है, जैसे कि अगर हम मानव हैं, मानव में भी उप प्रजातियां हैं ना, जैसे कि काले लोग, गोरे लोग, मतलब सिंपल सी बता रहे हैं, अदरवाइज मंगलॉइड, एस्ट्रॉइड, और ये लोग ये भी बता सकते हैं। बट उप प्रजातियां हैं। वैसे ही अगर चीता तो है ही है, मतलब तेंदुआ तो है ही है, चीता बोल दिए, तेंदुआ तो है ही है, तेंदुआ के भी प्रकार होते हैं। उसमें आईसीएन ने बोला कि वृद्धि हुई है, लेकिन भारतीय तेंदुओं की आबादी में पिछली 3 पीढ़ियों से क्या हुआ है? लगभग 24.5% की कमी आई है 3 पीढ़ियों में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी अस्मिता योजना किसने स्टार्ट किया? तो अस्मिता योजना यूजीसी ने ही स्टार्ट किया है। क्या है इसमें? तो भारत की 8वीं अनुसूची के अनुसार, अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में भाषाएं टोटल 22 हैं। इस 22 भाषाओं में हर एक भाषा में एक एक हजार क्या किया जाएगा? किताब किताब लिखने की बात कही है, अर्थात टोटल कितने? 22,000 किताब लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो किताब लिखे जाएंगे क्यों? तो हर एक भाषा को प्रमोट करने के लिए यूजीसी ने अस्मिता योजना लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा साहित्य के परिदृश्य को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, यूजीसी ने किया है। और इसके तहत क्या, देखो, 5 वर्षों में 22,000 प्रभावशाली पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में विकसित करना। और 22 लैंग्वेज हैं, एक एक हजार हर एक में टारगेट रखा गया है, तो 22,000 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्मिता योजना ध्यान रखना, यूजीसी ने स्टार्ट किया है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पे होगा? तो अस्ताना, अस्ताना क्या, काजाकिस्तान में। अस्ताना अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में होने वाला क्या है? राजधानी है। हम ध्यान रखना, जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी? एशिया की। एशिया की सबसे नॉर्थ में राजधानी किसकी है? तो अस्ताना का। अस्ताना किसकी राजधानी है? काजाकिस्तान। तो ये भी ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि रसिया, नहीं, जो वेस्टर्न पार्ट है रसिया यूरोप में आ जाता है, वेस्टर्न पार्ट तो वो यूरोप में चला जाता है, इसलिए अस्ताना सबसे नॉर्थ में होता है। तो ये भी बात ध्यान रखना स्टैटिक में। 35वां राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ? अस्ताना में हुआ। और भारतीय टीम के एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। टोटल 4 पदक जीता गया किसमें? अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में, ठीक है ना। द प्रिजन ऑफ भोपाल उपन्यास, द प्रिजन ऑफ भोपाल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? टिम वॉकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? टिम वॉकर के द्वारा। भोपाल गैस त्रासदी 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये किताब क्या लिखा गया है? द प्रिजन ऑफ भोपाल। ये उपन्यास है, टिम वॉकर के द्वारा लिखा गया है। कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1984, 1984 को हुआ था। किस गैस के थ्रू हुआ था? तो मिक गैस बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। रवांडा के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? चौथी बार लगातार चुने गए हैं, फोर्थ टाइम। वो है पाल कागमे, ठीक है ना। तो पाल कागमे चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और अगर रवांडा के बारे में करें तो ये लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है रवांडा, ठीक है ना। इनको हजारों पहाड़ियों की भूमि बोला जाता है। हजारों पहाड़ियों की भूमि किसको बोलते हैं? रवांडा को बोलते हैं। हजारों जिलों का भूमि किसको बोला जाता है? हजारों जिलों का किसको बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है। मास्को पिरो जनजाति बड़ा न्यूज में रहा। मास्को पिरो जनजाति, ये पेरू देश में मिलते हैं। मास्को पिरो जनजाति किसमें? अमेजन, अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट है, उसमें रहते हैं। ये उसी के अंतर्गत निवास करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अमेजन फॉरेस्ट में लकड़ी काटने के चक्कर में ये बाहर निकल के आ रहे हैं, और ये कभी संपर्क में आए नहीं, और सामान्य लोगों के संपर्क में आए नहीं। तो पहली बार दुनिया का सबसे बड़ी संपर्क विहीन जनता जनजातियों में
एक मास्को पिरो जनजाति 50 से अधिक लोगों का हाल ही में देखा जाना चिंता व्यक्त किया गया। क्यों? क्योंकि वो अमेज़न वर्षा वन में रहने वाले मास्को पिरो की जो निकट लकड़ी काटने की वजह से दबाव में ये क्या हो रहे हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर निकल, तो मास्को पिरो कहाँ पे पाया जाता है? ये जनजाति पेरू देश में पाया जाता है, ठीक है ना? अब 6 नए एक्सोप्लैनेट 6 नए एक्सोप्लैनेट की खोज किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। और पहला एक्सोप्लैनेट कब खोजा था? 1992 में खोजा गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि 6 नए एक्सोप्लैनेट किसने खोजा? नासा। पीएम स्वनिधि, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी तक पीएम स्वनिधि योजना में सबसे नंबर वन पे कौन होता था? उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। अगर पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था? 2020 जून जो 2020 को स्टार्ट हुआ था। और इसके तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर को बिना कोलेटरल के कितना? 50,000 क्या किया जा सकता है? ऋण दिया जाता है। तो पीएम स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर को सशक्त करने के लिए योजना लाया गया। बिना कोलेट्रल के क्या किया जा सकता है? 50,000 रुपया तक ऋण दिया जा सकता है। और ये जून 2020 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना? गांधी मंडेला पुरस्कार, ध्यान रखना, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है। ध्यान रखना, 24 नहीं दिया गया है, 2020 दिया गया है। इनको अगर देखें तो ग्वाटेमाला का मानवाधिकार कार्यकर्ता रिगो बर्टा मेंचू तुम, मैं और तुम, गांधी और मेंडल, मैं और तुम, तो रिगोबर्टा मेंचू तुम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गांधी मंडेला, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर बात करें दक्षिण कोरिया में उत्तर प्रदेश पर्यटन बूथ का उद्घाटन किया गया। तो ये अपने आप में न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के यूपीपीसीएस के देखते हुए कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश ने पर्यटन बूथ का उद्घाटन किया है, तो दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया में अभी सियोल में भारतीय दूतावास और यूपी सरकार संयुक्त रूप से भाग ले रहे थे, वहीं पे उत्तर प्रदेश ने पर्यटन बूथ को उद्घाटन किया है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन कहाँ पे चलाया गया? हाई अ, हाई पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन चीन के द्वारा चलाया गया, ध्यान रखना। ये ट्रेन हल्की भी होगी और स्मॉग का स्तर क्या होगा? इससे कम हो जाएगा इसको चलाने से। तो कार्बन फाइबर का जानते हो कि जो चश्मा पहनते होंगे वो भी पहनते, क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हल्का होता है। तो कार्बन फाइबर से बना हुआ ये ट्रेन भी क्या होगा? इस हल्की होगी। दूसरी बात, मजबूत भी होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में क्या 36% की वृद्धि देखी गई है। तो 2016-17 की तुलना में ध्यान रखना 23-24 में 36% की वृद्धि देखी। क्यों वृद्धि देखी गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा है? फोकस ध्यान रख रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है किस पे? अरहर, मूंग, उड़द पे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, तो सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी सियाचिन ग्लेशियर में सुनीता, ठीक है ना? ये एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जो सियाचिन में क्या ये इनको बनाया गया है, परिचालन परिचालन दिया गया है। कहाँ पे? तो सियाचिन में, ठीक है ना? तो कहाँ पे है? काराकोरम के अगर देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है? विश्व धरोहर समिति 46वें 46 सत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना? और इसमें भारत मंडप में किया गया। प्रधानमंत्री ने इसमें क्या किया? धरोहर संरक्षण हेतु किसके? वैश्विक दक्षिण में ध्यान रखना, सब जगह नहीं, वैश्विक दक्षिण में धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का योगदान दिया। तो $1 मिलियन का योगदान किसने दिया? भारत ने दिया। यूनेस्को को दिया किसके लिए? तो वैश्विक दक्षिण धरोहर के संरक्षण हेतु, ठीक है ना? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक किसने लिखा है? तो ध्यान रखना, आर बाला सुब्रमण्यम ने इसे लिखा है। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कोच नियुक्त किया गया। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए? ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेन के हैं मनोला मार्केज। कौन है? मनोलो मार्केज हैं। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कोच नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना?
नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, पहले ऐसे इंडियन है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इनको। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि कितनी रहने वाली अनुमान लगाया गया है? तो 6.5 से 7%। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। तो पहली बात आता है कि ये कौन जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। और अभी हाल ही में जो जारी किया गया उसमें नए 2024 वर्ष के लिए कितना जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.5 से 7, ये याद रखना। असम का चारदेई मैदान, अभी चारदेई मैदान हमने बताया था कि 46वें सत्र में क्या किया गया, नामित किया गया, और ये 43वां क्या बन जाएगा? विश्व धरोहर स्थल बन जाएगा। विश्व धरोहर स्थल में अगर कहें तो 7 क्या है? प्राकृतिक श्रेणी में है, 7 प्राकृतिक श्रेणी में, एक मिक्स्ड श्रेणी में, ठीक ना? और बाकी जो बच गए 35 वो किस में है? वो ऐतिहासिक श्रेणी में। तो ये भी याद रखना। एक मिक्स्ड वाला कौन-सा है? सिक्किम का है। सिक्किम का कौन-सा बता चुके हैं, ठीक? पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना, पार्वती और काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ये परियोजना लॉन्च किया है, ठीक है ना? राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर देखें तो ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल को क्या करेगा? पानी उपलब्ध कराएगा। तो ये ध्यान रखना। और साथ ही में राजस्थान के खाटू श्याम और मध्य प्रदेश के उज्जैन के शिव मंदिर तक कॉरिडोर का निर्माण का प्रयास किया जाएगा, इसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब बात आ जाता है कि देखो ये चंबल है, चंबल की बात करें तो चंबल की इधर से बनास आती है, ठीक है ना? तो बनास कौन-सी होगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, उसके ऊपर क्या है? अगर बात करें तो ऊपर से सबसे पहले कौन आता है? शिप्रा, शिप्रा क्षिप्रा जो इसको बोलते हैं, ठीक है? क्षिप्रा के बाद कौन-सा आता है आपको बताना है? काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती, पार्वती के बाद कुन्नो और उसके बाद कुंवारी, ठीक है ना? तो ये भी हमने चंबल की पूरी ट्रिब्यूटरी बता दिया, क्षिप्रा, काली सिंध, ठीक है ना? ध्यान रखना, सिंध सिंध किसकी है? सिंध चंबल की है, लेकिन काली सिंध अगर बोल दिया तो चंबल का सॉरी का सिंध बोला किसकी? हमने बताया यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और काली सिंध किसकी? चंबल की, ये याद रखना। तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुन्नो, कुंवारी, ठीक है ना? तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अभी ब्रांड इवैल्यूएशन किया गया, तो इसमें सबसे ज्यादा पिछले वर्ष की तुलना टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू में 9% की वृद्धि हुई है। और सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? टाटा समूह। सबसे ज्यादा कौन? टाटा समूह। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंफोसिस, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी, चौथे नंबर पे हम देखें तो कौन है? एलआईसी है। चौथे नंबर पे एलआईसी है, और पांचवें नंबर पे कौन है? रिलायंस। तो ये याद रखना टाटा समूह को, ठीक है? नेक्स्ट, चीन का आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट क्या हुआ? असफल हो गया। तो चीन पूछा जाएगा आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट किसका था? तो चीन का था, ये असफल हो गया। इसके साथ 3 उपग्रह थे, वो भी नष्ट हो गया, ठीक है ना? तो कहां से लॉन्च किया गया था? जो गोबी मरुस्थल है ना, जेडक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक 2023-24। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। पहले से देखो 2023 में कितना था? 60.1 था। अभी 24 में वित्तीय समावेशन बढ़ के 64.2 हो गया। तो अच्छी बात है। और आरबीआई द्वारा ये हर साल जारी किया जाता है 2021 से। ये इंपॉर्टेंट है, 2021 से वित्तीय समावेशन जारी किया जाता है। और जो पूरी तरह वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लेगा तो उसको 100 पॉइंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट, 16वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, 16वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में, ठीक है ना? उमरोई मेघालय में हुआ। और भारतीय और मंगोलिया सेना के बीच में ये नोमैडिक एलिफेंट होता है। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। ऑपरेशन जज्बा, ऑपरेशन जज्बा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये
आईटीबीपी का ऑपरेशन है। ध्यान रखना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन जज्बा। ठीक है ना। ये पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा पे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इस ऑपरेशन जज्बा के तहत। जो 2 लोग थे उसमें 108 केजी सोना के बिस्किट ले जा रहे थे, तस्करी कर रहे थे। तो ये ऑपरेशन जज्बा किससे जुड़ा हुआ? आईटीबीपी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। भारत का कपड़ा टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करें तो टेक्सटाइल क्षेत्र अभी इम्प्रूव किया है कि क्या हुआ, ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का निर्यात 14.5 बिलियन डॉलर का होगा 23-24 में, जबकि 13-14 में कितना था? 15 बिलियन डॉलर था। तो पहले से क्या हुआ? निर्यात पहले से घट गया। ठीक है ना, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर का। अगर पूरी बात देखें तो घरेलू परिधान और वस्त्र उद्योग देश के जीडीपी में कितना योगदान करता है? ये टेक्सटाइल सेक्टर 2.3% करता है। अगर इंडस्ट्रीज उत्पादन में देखें तो कितना योगदान करता है? टोटल इंडस्ट्री उत्पादन में 13%। अगर जितना निर्यात होता है उस निर्यात में अगर टेक्सटाइल सेक्टर की हिस्सेदारी देखें तो कितना है? 12%। तो ये भी याद रखना। ठीक। नेक्स्ट, भारत के शीर्ष कपड़ा और परिधान विनिर्माण राज्य कौन है? जो सबसे ज्यादा कपड़ा बनाते हैं वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। ठीक है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे हरियाणा, चौथे नंबर पे झारखंड और पांचवें नंबर पे गुजरात। इसमें से पूछ लेगा कि कौन शीर्ष कपड़ा एवं परिधान विनिर्माण राज्य नहीं है, और उसमें झारखंड दे तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि भाई झारखंड भी शामिल है। तो देखो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और गुजरात इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर चले तो विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के बारे में क्यों न्यूज में रहा? तो देखो, बजट जो पेश किया गया था इस बार का, तो बिहार के गया में स्थित दोनों विष्णु मंदिर और बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर की कॉरिडोर के निर्माण की बात कही गई थी विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में। तो ये विश्व जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उस कॉरिडोर के समान इसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो विष्णुपद और महाबोधि मंदिर क्यों बजट भाषण में था, और किस लिए था? यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाएगा किस तरह का? जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है ना। गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट। गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र चित्रण ये आपको मिल जाएगा अगर गांव के सांस्कृतिक मानचित्रण है तो। कौन से? मेरा गांव मेरी धरोहर वेब पोर्टल पे जाओ और वहां पे ये मिल जाएगा, गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण। पहली बात है, किसने ये अ, मानचित्रण कराया? तो संस्कृत मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृत मानचित्रण मिशन शुरू किया है। कौन सा मंत्रालय? संस्कृत मंत्रालय ने किया है। और कितने? 6.5 लाख गांव को मानचित्रण इसमें किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, वैश्विक वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत क्या है? 33 स्थान पे है। कितना वृद्धि किया गया? 2,66,000 हेक्टेयर में नए वन क्षेत्र की वृद्धि की है। कौन? भारत ने। कब से कब तक? 2010 से लेके 20 तक। तो नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो भारत तो तीसरे नंबर पे है। तो नंबर 1 पे कौन विकसित सबसे ज्यादा किया? चीन। और दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो वैश्विक वन क्षेत्र में वृद्धि के स्थान में कौन है? भारत तीसरे स्थान पे, पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट, 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला कहाँ पे मिला? ये आंध्र प्रदेश में मिला। 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला। अब आते हैं, राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रेड का बीटा संस्करण जारी किया गया। ये डाक विभाग द्वारा ये राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रेड का बीटा संस्करण जारी किया गया। ध्यान रखना, ये डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है और ये 16 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 16 डिजिट का होगा। और अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक होंगे। अल्फा भी मतलब इसमें अल्फाबेटिकल भी होगा और नंबर भी होगा, जैसे ए और ये 3 ऐसे करके। ठीक है ना। तो अल्फा न्यूमेरिक होंगे, कितने होंगे? 16 डिजिट हो। ये विकसित किसने किया है? अगर विकसित की बात करें तो विकसित किसने किया है? ये आईआईटी हैदराबाद और डाक विभाग द्वारा इसे विकसित किया गया है, डिजिपेन का। ठीक है ना। नेक्स्ट, हेलने पासपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत क्या 42वें स्थान पे आ गया। ठीक है ना। अब 42 भारत का पासपोर्ट जो धारक है वो 58 देशों में क्या कर सकता है? वो बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। तो हेनले पासपोर्ट ये है। अब पिछले बार से अगर देखा जाए तो 2 स्थान में गिरावट हुई। पिछले बार ये 80वें स्थान पे था हेनले पासपोर्ट में, अभी 82वें स्थान पे है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सर्वाधिक शक्तिशाली
पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। अगर सिंगापुर के पासपोर्ट आप रखते हो तो 155 देशों में वीजा मुक्त क्या कर सकते हो? यात्रा कर सकते हो। दूसरे नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और स्पेन। इससे पहले जापान हुआ करता था 194 देश को लेके, लेकिन अभी सिंगापुर है, ये ध्यान रखना। अभी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है इस यहाँ के पासपोर्ट धारक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, स्वीडन वाले 191 देश में बिना मतलब वीजा मुक्त क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। वात्सल्य योजना क्यों लाया गया? केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त वित्त एवं कारपोरेट मामले के ने नाबालिगों हेतु, किसको? नाबालिगों हेतु वात्सल्य नाम की एक नई पेंशन योजना शुरू की है। पहली बात है कि ये वात्सल्य पेंशन योजना, आप वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम योजना का भाग है। अब इसके तहत माता पिता क्या करेंगे? जो उनके बच्चे हैं, उनके भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की तैयारी के लिए वो क्या कर सकते हैं? कुछ पैसा रख के पहले से फिक्स करके वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो वात्सल्य योजना क्या है? एनपीएस का भाग है। और माता पिता क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो आईएलओ की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 2022 से लेके 23 के बीच में, अक्टूबर से सितंबर के बीच में 11 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया, जबकि 21-22 में कितना दिया गया था? 9.8 करोड़ दिया गया था। 21-22 में कितना? 9.8, और 22-23 में कितना? 11 करोड़ श्रमिकों को दिया गया, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा कितना है? 12 से 14%। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जितने लगे हैं वो 12 से 14% लगे हैं, ठीक है ना। वही प्राइमरी सेक्टर में कितने लगे हैं रोजगार में? तो 45.76%, सबसे ज्यादा इसी में। और सेकेंडरी में जिसमें सबसे ज्यादा खप सकते हैं, आज भी भारत इसमें रोजगार नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कृत्रिम चट्टान, अभी क्या हुआ ना कि कोरल रीफ क्या हो रहे हैं? कोरल रीफ क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है, तो कोरल रीफ उतने डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो अभी उसी की तर्ज पे कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तैनात तैयार किया जा रहा है। और ध्यान रखना, तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पे आकार में जो आर्टिफिशियल रीफ बनाए गए हैं, उनको क्या किया जा रहा है? वहां पे रखा जा रहा है, जैसे कि वो एक तरह से कोरल रीफ की तरह काम करें और बायोडायवर्सिटी को बढ़ा दे। तो कृत्रिम चट्टानें बनाई जा रही हैं। ध्यान रखना, बायो रॉक तकनीकी का प्रयोग करके ये बनाया जा रहा है और समुद्र तल पे स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु के रामेश्वरम पे किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पे खोला गया? अश्विनी वैष्णव ने ये कहाँ से प्रारंभ किया? तो आइजोल में संचालित किया 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ठीक है। ये एक एक्ट एक्ट ईस्ट नीति का सहयोगी भी माना जा रहा है। कौन? सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 2034 का शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? ध्यान रखना, 2034 की अनाउंसमेंट हो गया है। तो आईओसी द्वारा मतदान के बाद 2034 में शीतकालीन की बात हो रही है, ये भी बात ध्यान रखना। मेजबान कौन करेगा? सॉल्ट लेक सिटी करेगा। सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पे है? तो सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में है, और अमेरिका में यूटा का राजधानी है। अमेरिका का यूटा प्रांत है, उसकी राजधानी है सॉल्ट लेक सिटी। वहां पे 2034वां शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभ्यास खान क्वेस्ट ये मंगोलिया के उलन बैटोर में किया गया खान क्वेस्ट। अगर देखा जाए तो मल्टीलेटरल बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, ठीक है ना। और 2006 में ये प्रारंभ किया गया था। अभी 21वां संस्करण आयोजित हुआ। तो खान क्वेस्ट कहाँ पे? उलान बटोर में मनाया गया, मंगोलिया के उलान बटोर में। और मल्टीलेटरल शांति अभ्यास या बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, कब से ये है? 2006 से, और 21वां संस्करण मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल और अशोक हाल का नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो दरबार हाल का नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया। अशोक हाल का अशोक मंडप कर दिया गया। गणतंत्र मंडप वही है जहां पे सब लोग क्या लेते हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद अपना क्या ओथ वगैरह लेते हैं, उसी गणतंत्र मंडप में लेते हैं। अभी ये निर्णय किसने लिया? तो हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने ये निर्णय लिया।
दूसरी बात, अगर बात करें तो यहाँ पे गणतंत्र मंडप की बात करें तो गणतंत्र मंडप वो है जहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे समारोह होते हैं, जैसे पुरस्कार दिया गया, अभी हमने ओथ बताया। अशोक मंडप मूलतः एक बाल रूम है जहाँ पे उच्च आयोग वगैरह के लोग आके यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्यों न्यूज में रहा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भारत की पहले एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित की है। कौन? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है ना। ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो लॉजिस्टिक है, रसद है, उसके सुव्यवस्थित करना और हैंडलिंग कम करना, और कृषि उत्पादों को जीवन जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ाना। तो जो कृषि उत्पाद है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना और लॉजिस्टिक जो लागत ज्यादा होती थी उसको कम करना। तो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किसने विकसित किया? जीएनपीटी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिंकुनला सुरंग निर्माण का प्रारंभ हुआ। ये कारगिल दिवस जो 26 जुलाई को मनाया गया, कारगिल दिवस, ठीक है ना। जानते हो कि 1999 में क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था। और कारगिल का युद्ध हुआ था कौन सा? इसमें विजय अभियान चलाया गया था। कौन सा? विजय, ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। तो ये कारगिल दिवस के अवसर पे मोदी जी ने सिंकुलला सुरंग का निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया। ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये सुरंग बीआरओ के द्वारा बनाया जाता है। बीआरओ के द्वारा बनाया जाता है। बीआरओ कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है? ध्यान रखना, बीआरओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। बीआरओ कब गठित हुआ था? तो 1960 में हुआ था। जितने भी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक लोकेशन है, स्थिति है, वहां पे सड़क बनाने के लिए, जैसे बाउंड्री हो गया किसी देश विदेश की से, हम बाउंड्री सीमा है, उस सीमा पे सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, तो बीआरओ करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर देखें तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति ने क्या किया? गवर्नर को नियुक्त किया। तो ये गवर्नर नियुक्त किए गए, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको थोड़ा बहुत हम ऐसे ट्रिक में बताएंगे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो ये हम हो सकता है इधर उधर के बताएं, लेकिन मेन कंसर्न है कि आपको किसी न किसी ट्रिक से याद रखना है। तो जैसे सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के राज्यपाल थे। कहाँ के बने? महाराष्ट्र के। तो राधा, राधा कृष्णन से राधा महारानी, राधा महान है, इससे याद रखो ना, सिंपल सा। दूसरा है कि रामेन डेका कहाँ बने? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने। तो रामेन डेका, तो रामेन आ रहा है ना, रामेन। रामेन कैसे याद आ रहा है? रॉ जानते हो, इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसी है। तो अभी छत्तीसगढ़ में जानते हो नक्सलवादी घटना होती है, तो वहां पे रॉ मेन क्या करेंगे? वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई कोई हो नहीं। तो राम एंड डेका भी याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए। संतोष गंगवार, संतोष गंगवार के देखो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आहत करने वाले, लेकिन गंगवार का मतलब देखो, सबसे सिंपल होते हैं। सबसे सिंपल कौन होते हैं? ट्राइब होते हैं। ट्राइब होते हैं ना, ट्राइब्स। तो ट्राइब्स सबसे सिंपल होते हैं और सबसे उनको आदि मानव आदिवासी बोला जाता है। क्यों? सबसे सिंपल रहते हैं। तो यहाँ के जो अपने आप को सभ्य बोलते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? गंवार बोलते हैं। तो गंवार बोलते हैं, तो संतोष गंगवार। और सबसे ज्यादा संतोष गंगवार, झारखंड में सबसे ज्यादा ट्राइब होती है, तो ट्राइब का याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि मेघालय की याद रखना है, तो CH विजय शंकर, CH विजय शंकर है। तो विजय विजय शंकर किस पे करेंगे? शंकर भगवान विजय किस पे करेंगे? मेघ पे करेंगे, मेघ पे करेंगे, तो मेघालय। तो शंकर भगवान किस पे विजय करेंगे? मेघ पर। अच्छा, कैलाश नाथन, के कैलाश नाथन, पुडुचेरी, चेरी, चेरी गोल होता है ना, तो देखो जब भगवान जाते हैं कैलाश पे, तो ध्यान में बैठ जाते हैं, और ध्यान ध्यान पे बैठेंगे तो उनकी तीसरी आंख जो होती है, तीसरी आंख यहाँ बीच में लगी होती है, और उसको क्या बोलते हैं? चेरी की तरह लगता है कि चिपक गया है तीसरी आंख। तो पुडुचेरी, ठीक है ना। देखो ऐसे ही याद कराएंगे का मतलब, कैसे भी याद रहो, याद हो जाना चाहिए, वहां गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि थोड़ा सही लग रहा होगा। नेक्स्ट, गुलाब सिंह। देखो पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा सिख होते हैं, और सिख में जो मेन होते हैं उनको सिंह की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना। और जो फीमेल होती हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? कौर लगाते हैं। तो यहाँ पे तो सिंह होगा पहली बात। अब गुलाब सिंह, गुलाब सिंह याद रखो कि यही पे, यही गुलाब सिंह हैं जो अंग्रेजों ने 1 करोड़ में
क्या कह रहे हैं, गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर बेच दिया था। और गुलाब सिंह कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे, ये ऐसा आ, कहा जाता है। तो गुलाब सिंह पंजाब की। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल और मणिपुर के राज्यपाल के मणिपुर के भी राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे हैं। तो लक्ष्मण प्रसाद, प्रसाद क्या, तो असम, असम मतलब जो लक्ष्मण का प्रसाद है वो असम है। कैसा है, लक्ष्मण का प्रसाद असम है। असम मतलब बहुत अच्छा है। तो असम, ठीक ना। तो इससे याद कर सकते हो ऐसे। मैंने एक बार पॉज करके इसको जरा सा देख लेना, ध्यान से देख लेना, आपको याद हो जाएगा। शायद इस ट्रिक से कोई दूसरे से पूछवाना, आप आंसर बताने लगोगे। नौवां महिला एशिया कप, नौवां महिला एशिया कप ये कहाँ 19 से 28 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया। तो श्रीलंका ने भारत को हराकर पहला एशियाई कप जीत लिया। तो श्रीलंका ने, अच्छा मजे की बात है कि जितनी 9 एशियाई कप हुआ है, 9 एशियाई कप में भारतीय महिला का क्या फाइनल खेली है। और इस 9 में से 7 किसने जीता है, इंडिया, इंडिया ने जीता है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि 2 में क्या फाइनल में रन अप रही है। तो एक रन अप तो ये हो गया, ठीक है ना, और एक बार और हारी है। नेक्स्ट 5 वर्षों में 628 बाघों की मृत्यु हो गई। एनटी एनटीसीए 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 ने बताया कि 2009 में 2019 में 96 बाघों की मृत्यु हुई थी, 2020 में 106, 21 में 127, 22 में 121 और 2023 में 178 बाघों की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अच्छा, एनटीसीए की बात करें तो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। एनटीएस ने एम स्ट्राइप स्टार्ट किया था, एम स्ट्राइप स्टार्ट किया था कब, 2010 में स्टार्ट किया था। ईएम स्ट्राइप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से बाघों की क्या किया जाता है, बाघों की गणना की जाती है। तो आप ये बताओ कि एनटीसीए है कैसा। एनटीसीए की स्थापना 2005 बता दिया, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक। भारत सरकार ने बाघों की संख्या अभी कितनी है, 3682, 55 बाघ अभ्यारण्य है। और भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। अब बाघ संरक्षण टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है, तो एक अमनगढ़ है, अमनगढ़। दूसरा किसका है, अमनगढ़ क्या कॉर्बेट का क्या है, कॉर्बेट का एक्सटेंशन है। दूसरा अमनगढ़ के बाद अगर देखें जाए तो पीलीभीत है, पीलीभीत है। तीसरा अगर देखा जाए तो कौन है, पीलीभीत के बाद दुधवा, दुधवा, ठीक है। और चौथा है चौथा है हमारा रानीपुर, रानीपुर। रानीपुर किसका एक्सटेंशन है, तो ये एक्सटेंशन है हमारा किसका, पन्ना का, पन्ना का एक्सटेंशन है। आमनगढ़ कारवेट का है। पीलीभीत, पीलीभीत तो समझ में आ रहा है, पीलीभीत है। और जो दुधवा है, दुधवा पूछा जाएगा, दुधवा में दुधवा नेशनल पार्क पूछे, अगर दुधवा नेशनल पार्क पूछे तो वो नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप बताओगे लखीमपुर खीरी पे, लखीमपुर खीरी में है। और अगर दुधवा टाइगर रिजर्व बोले तो ध्यान रखना कि इस टाइगर रिजर्व में दो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जुड़ जाती है। एक कतरनिया, कतरनिया, कतरनिया कहाँ पे है, कतरनिया। और दूसरा क्या, दूसरा हमारा केशवपुर, केशवपुर, केशवपुर जुड़ जाता है। किशनपुर, केशवपुर बोल रहे हैं, किशनपुर, किशनपुर, किशनपुर में क्या है, खीरी में। कतर्निया कहाँ है, बहराइच में। इसलिए ददोवा नेशनल पार्क के अलावा अगर टाइगर रिजर्व पूछ दिया जाए तो वो टाइगर रिजर्व कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच तक है। तो ये 4 थे, ये चारों बता दिया। अच्छा, रानीपुर को भी बता दे, रानीपुर कहाँ पे, बांदा और चित्रकूट में एक्सटेंशन है। पीलीभीत, पीलीभीत में। अमनगढ़ कहाँ पे है, अमनगढ़ बिजनौर में है, ठीक है। लिथियम, अभी लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या, लिथियम कर्नाटक में 16,000 टन लिथियम संसाधनों की खोज हुई। इससे पहले 5.6 मिलियन टन की कहाँ पे खोज हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुआ था। अभी यहाँ पे कर्नाटक में हुआ। ये पृथ्वी पे इतना परसेंटेज का होता है, ये बेकार है हमारे लिए, ठीक है ना। लिथियम का सब सर्वाधिक भंडार, ध्यान रखना इस बात को। लिथियम ट्रायंगल के रूप में कौन जाना जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होगे, लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल कौन होता है, चिली, 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 अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और बोल्विया, बोल्विया। ये लिथियम के क्या बने जाते हैं, ट्रायंगल बोला जाता है। चिली, अर्जेंटीना, बोल्विया को लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है ना।
सर्वाधिक भंडार। पीएम मित्र पार्क, जाहिर सी बात है कि पीएम मित्र किसके, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मतलब कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और इसमें पीएम मित्र पार्क कितने बनाए जाएंगे, 7 बनाए जाएंगे। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में बनाए जाएंगे, हर एक राज्य में बनाया जाएगा। तो 7 पार्कों की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक बनाया जा रहा है, लखनऊ को मिला के, लखनऊ को और हरदोई को, ध्यान रखना, हरदोई को मिला के पार्क ये बनाया जा रहा है, मित्र पार्क। और ये कितने पे बनाया जा रहा है, 1000 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो हरदोई और लखनऊ को मिला के पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्थलों की 7 पार्क की स्थापना की बात करते हैं। अब आते हैं कि ग्रीनफील्ड क्या होता है, ब्राउनफील्ड क्या होता है। देखो, ग्रीनफील्ड का मतलब जीरो से स्टार्ट करके कोई चीज बनाना, और ब्राउनफील्ड का मतलब है कि पहले से वो चीजें हैं और उसको क्या करना, मरम्मत करना और मजबूती करना। तो ध्यान रखना, ग्रीनफील्ड नया तरीके से बनाना, ब्राउन फील्ड क्या है, पहले से उपस्थित था, उसको मॉडिफाइड करना या उसको और मजबूत करना, ठीक है ना। भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे पहले डूबा हुआ संग्रहालय है, तो दिल्ली के हुमायूं मकबरे के परिसर में, परिसर में दिल्ली के मकबरे के परिसर में क्या किया गया, भारत के पहले डूबे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अब हुमायूं मकबरे में आप अगर हिस्ट्री पढ़े होगे, कौन ऐसा राजा था या ये कह सकते हैं एम्परर था, जो हुमायूं के मकबरे में जाके छिपा था। और बाद में हम बताएंगे नाम नहीं, और उसी के बाद उसको पकड़ के उसको डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट नहीं कह सकते हैं, उसको म्यांमार भेज दिया गया था, ना, म्यांमार भेज दिया गया था, वहीं पे वो मर गया था। उस राजा का नाम, एम्परर का नाम बताना है, और कब वो हुमायूं मकबरे में जाके छुप गया था। तो ये भी बात ध्यान रखना। भारत के डूबे हुए, ये आपको कमेंट करके अगर इंगेज करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा वीडियो बना के रेगुलर आप लोगों को कुछ सिखाते रहूं, तो इंगेज आप लोग को आंसर देना होगा, ठीक है ना। भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय, ये भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ बनाया गया, दिल्ली के हुमायूं मकबरे के परिसर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष, क्या यूपीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया, प्रीति सूदन को चुना गया, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला योजना है, उसमें भी इनका अच्छा खासा योगदान रहा था। तो ये मनोज सोनी की जगह जो इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद ये अध्यक्ष बनाए हैं। अब जरा यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी के गठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 315 के तहत होता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष और मेंबर के साथ कितने इसमें होते हैं, मेंबर के साथ कितना बोला गया है, 10 मेंबर बोला गया है किसमें, यूपीएससी में। इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑब्वियस सी बात करता है। इनको हटाता कौन है, अगर हटाता है तो कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाता है, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर लेकिन वही बात यूपी पीसीएस की बात कर लें, यूपी पीसीएस पीएससी की बात करें, यूपी पीएससी की बात करें, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति तो कौन करेगा, गवर्नर, गवर्नर करेगा। लेकिन अगर हटाना होगा ना, तो हटाना होगा तो कौन हटाता है, प्रेसिडेंट हटाता है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हूल दिवस, हूल दिवस की बात करें तो हूल दिवस एक बताते हैं, हूल दिवस या हूल आंदोलन भी बोला जाता है। हूल आंदोलन किसको बोला जाता है, हूल आंदोलन संथाल को बोला जाता है, संथाल को। और वहीं पे उलगुलान किसको बोला जाता है, मुंडा को बोला जाता है। तो हूल दिवस कब, 45 से 56 के बीच में ये हूल आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग संथाल विद्रोह करते हैं। तो अभी हूल दिवस मनाया जाएगा, क्यों, 30 जून 2024 को झारखंड में मनाया गया। तो 30 जून को स्टार्ट हुआ था, कब, 1955 में। तो उसको हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके कौन नेतृत्व करता थे, तो सिंधु कान्हू, चांद भैरव और फुल्लो झानो, ये दोनों बहन थे। इसका नाम जरूर याद रखना, ठीक है ना। मनोज बाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसने लिखा है, तो पीयूष पांडे एक पत्रकार हैं, ये इन्होंने लिखा है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। नेक्स्ट अगर देखें, ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 पुस्तक लॉन्च, विमोचन किया, नाम तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन 3 पुस्तक का विमोचन किया। किसके ऊपर आधारित था, तो
हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, उनके जीवन पे आधारित था। पहला पुस्तक था वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, इसके लेखक हैं श्री एस नागेश कुमार। दूसरा कौन सा है, अगर दूसरा देखें तो सेलिब्रिटी celebrating Bharat, the mission and message of Sri M. Venkaiah Naidu as 13th Vice President of India। ये उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव रह चुके IV सुब्बा राव ने लिखा है। और महान नेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू के लेखक कौन है, संजय किशोर। इन तीनों पुस्तक का बस इतना ही ध्यान रखना कि तीन पुस्तक का विमोचन किसने किया, मोदी जी ने किया, और किसके ऊपर आधारित था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर आधारित था। गवाह संरक्षण योजना किसने लागू किया, तो असम राज्य ने गवाह संरक्षण योजना। सबसे दोहरा शतक बनाने वाली महिला बनी है, भारतीय महिला कौन बनी है, शेफाली वर्मा बनी है। 194 गेंदों पे इन्होंने क्या बनाया है, दोहरा शतक बनाया है। इससे पहले कौन, सदरलैंड का रिकॉर्ड जो था 248 पे, ऑस्ट्रेलिया के जो फीमेल क्रिकेटर थी उनकी जगह पे ये अब इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है ना, शेफाली वर्मा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16वां हुआ कहाँ पे हुआ, मेघालय उमरोई में किया गया, ठीक है ना। और 15वां कहाँ पे हुआ था, उलन बटोर में हुआ था। सैन्य अभ्यास मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य अभ्यास मनाया जाता है। ये 13वां संस्करण मनाया गया थाईलैंड के फोर्ट बचीरा प्रकरण टॉक प्रांत में, मतलब थाईलैंड में मनाया गया। कौन सा, सैन्य अभ्यास मैत्री। मैत्री इंपॉर्टेंट है थाईलैंड और भारत के बीच में। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, रिम पैक 24 में कौन सा भारतीय स्टील्थ ने भाग लिया, तो ध्यान रखना INS शिवालिक ने रिम पैक में भाग लिया। और रिम पैक कहाँ पे, 29वां संस्करण आयोजित कहाँ पे किया गया, हवाई द्वीप में आयोजित किया गया। और रिम पैक की शुरुआत कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये रिम पैक की शुरुआत 1971 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य की अमेरिका में, ये तीनों के द्वारा रिम पैक स्टार्ट किया। यहाँ पे ध्यान रखना INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट चले, एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ बनाया गया, एशिया का सबसे बड़ा अमरावती में बनाया गया। अमरावती में बनाया गया, कहाँ है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ये राजधानी भी बनाना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना एयर इंडिया द्वारा ये फ्लाइंग स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, शाहरुख खान को दिया गया। कौन से संस्करण था लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का, 77वां था, ठीक है ना। नेक्स्ट, निर्माण पोर्टल कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या करेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के मेंस देने वाले, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन शर्त ये है कि वो 8 लाख के रुपए मतलब क्रीमी नहीं होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला या थर्ड जेंडर से जुड़े लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कौन से, कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा ये बात कहा गया, ठीक है ना, मिनिस्ट्री, ठीक है, श्री किशन रेड्डी ने, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा से जोड़ा है, तो निर्माण पोर्टल किससे जुड़ा है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ये और ध्यान रखना, अमृत स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 साल हो गए पूरे, तो ये तीनों ही 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए थे। तो तीनों याद रखना है, अमृत स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए थे, और 9 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अभी जीएसआई ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया, जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण बोला जाता है। जीएसआई की स्थापना 1916 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। और इस स्तर पे चेक लिस्ट जारी किया, तो ध्यान रखना कि फ्यूना का किया कि फौना का, फ्यूना या फौना, दोनों में से ध्यान रखना, फौना का किया है उन्होंने चेक लिस्ट। और ऐसा चेक लिस्ट जारी करने वाला भारत पहला देश बन गया है जो फौना का चेक लिस्ट पूरा जारी किया है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, जीएसआई की स्थापना 100, कौन से बताएं, 100 नहीं, जीएसआई की स्थापना कब बताया हमने, हमने बताया कि 1916 में किया गया है, और 109वां, ठीक। एमई एमएसएमई सहज
इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई सहज किसने लॉन्च किया? ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया एमएसएमई सहज, ठीक है ना? इनको वित्तीय फाइनेंस देने के लिए एमएसएमई सहज लॉन्च किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ पे खोला जा रहा है? तो बेगमपेट हैदराबाद में, ठीक है ना? ये भारतीय वायुसेना को क्या करेगा? हथियार प्रणाली स्कूल मजबूत बनाएगा, ठीक है ना? इस स्कूल में 4 स्ट्रीम होंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है? ये हेल्थ स्कीम है, योजना है, पेटीएम ने स्टार्ट किया है 35 रुपया प्रति माह की दर से। तो हेल्थ साथी योजना किसने स्टार्ट किया? पेटीएम ने स्टार्ट किया है। पंजाब, अभी पूछा जाएगा कि हाल ही में आरबीआई ने कुछ बैंक पे 1.3 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो पंजाब नेशनल पे लगाया। क्यों? क्योंकि उसने केवाईसी नाम है, अपने ग्राहक को जानो नाम को क्या कर दिया? नाम को पूरा नहीं किया था। तो केवाईसी नाम को से हट गया था या पूरा नहीं कर पाने की वजह से किया, ठीक है ना? नेक्स्ट, आईएसआई मार्क अनिवार्य, किस पे आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया है? एक तो स्टेनलेस स्टील और दूसरा एल्युमिनियम बर्तन। ध्यान रखना, बीएसआई के दिशा निर्देश के अनुसार पे इसमें आईएसआई मार्क किया जाएगा। लेकिन स्टेनलेस स्टील की मार्क की बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पे 14756 है और 2022 इससे पकड़ना स्टील के लिए है। एल्युमिनियम में 2024 होगा 1660। तो आईएसआई मार्क पूछे कि कौन सा मानक है, तो ये मानक में ईयर देख के पहचान लेना, ठीक है ना? ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट, शहर कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा ये प्रारंभ किया गया। महिला उद्यमिता मंच की बात करें तो निजी जो डब्ल्यूईपी है, नीति आयोग द्वारा विकसित ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा विकसित। तो शहर कार्यक्रम इन्होंने ही स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यवसायिक कौशल में सशक्त बनाना, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर आते हैं तो इंडो फ्रेंच लीवर और मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क, ये किन दोनों लोग ने नेटवर्क विकसित किया है? तो ध्यान रखना, इंडिया और फ्रांस ने। किसने? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये नेटवर्क विकसित किया है, इंडो फ्रेंच लीवर और मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ये अभी किसने प्रारंभ किया? तो जितेंद्र सिंह ने प्रारंभ किया, ठीक है ना? ये मेटाबॉलिक लीवर रोगों की रोकथाम के लिए, उपचार के लिए किया जाता है। जो गैर अल्कोहलिक, जो नॉन अल्कोहलिक है, उनमें क्या हो जाता है? फैटी लिवर हो जाता है, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना? वृक्षारोपण जन अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, वृक्षारोपण जन अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। जो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पे क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा मित्र वन। कौन सा? मित्र वन। तो पूछा जाएगा कि मित्र वन कौन लगा रहा है? तो उत्तर प्रदेश लगा रहा है वृक्षारोपण जन अभियान के तहत, ठीक है ना? नेक्स्ट, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्यों दिया गया है? तो बांस की खेती, श्रीहान अभियान, राज्य में ताप विद्युत उत्पादन में बायोमास का प्रयोग जैसे पहल के करना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको दिया गया? ये महाराष्ट्र को। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर चले तो एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीता और कहाँ पे हुआ? तो सऊदी अरब रियाद में हुआ ये, ठीक है ना? और ध्रुव सिटवाल ने जीता, किसको हराकर? अडवाणी को, पंकज अडवाणी को हराकर जीता। ये बड़ी बात है कि पंकज अडवाणी कभी ज्यादा हारते नहीं है, उनको हारकर ध्रुव सिटवाल ने जीता। और तीसरा एशियाई बिलियर्ड था किसका? ध्रुव सिटवाल का, ये तीसरा, ठीक है ना? तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बढ़े पेड़ों के साथ बढ़े वृक्षारोपण अभियान किसने स्टार्ट किया? तो बीएसएफ ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ जम्मू कश्मीर में ये प्रारंभ किया। तो बीएसएफ और एसबीआई ने मिलकर पेड़ों के साथ बढ़े वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना? नेक्स्ट, 28वां मालाबार अभ्यास। 28वां मालाबार अभ्यास देखें तो ये मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है? क्वाड देशों में। क्वाड देशों में कौन कौन है? 4 देश हैं। कौन कौन? इंडिया इंडिया यूएस यूएस अमेरिका हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना? ये 4 देशों के द्वारा ये मालाबार अभ्यास अब मालाबार अभ्यास कहाँ पे होगा? भारत इसका मेजबानी करेगा। और कहाँ पे होगा? भारत के पूर्वी समुद्री तट पे किया जाएगा। पूर्वी समुद्री तट का मतलब कौन सा हो गया? जिधर विशाखापट्टनम वगैरह है, ठीक है ना? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है?
1887 में विश्व जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तभी से ये दिवस मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 1987 से। हमने शायद 1887 बोल दिया था क्या? 1987 से मनाया जाता है। 2024 का विषय क्या था? भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाना, सतत विकास और जनसंख्या का रुझान। ये विश्व जनसंख्या का क्या था? थीम था, याद रखना। भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाना, सतत विकास और जनसंख्या रुझान। नेक्स्ट अगर चलें तो भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन किसको बनाया गया? मुख्य कोच अ, पुरुष टीम के, तो देखो अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे जय शाह ने किसको? अभी गौतम गंभीर को मुख्य कोच पद पे नियुक्त किया है। अगर बात करें तो इससे पहले कौन था? तो द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ थे। उनके बाद उन्हीं की अगुवाई में 2007 का टी20 कप जीता गया। अभी गौतम गंभीर कोच बन गए हैं। 2024 में प्रवासी हेतु सबसे किफायती देश कौन रहा है? प्रवासियों के हेतु किफायती बोला जाए तो वियतनाम को घोषित किया गया है। वियतनाम को घोषित किया गया प्रवासियों के लिए किफायती। ठीक है ना? ये निरंतर चौथा साल है जब दक्षिण पूर्वी एशिया सूची में शीर्ष स्थान पे रहा। तो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया शीर्ष स्थान पे रहा, ये चौथा साल है। ध्यान रखना, वियतनाम ही नहीं होगा, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया चौथा साल किफायती देशों में रहा प्रवासियों के लिए। कृषि नेतृत्व पुरस्कार, नागालैंड को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार बागवानी के सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य खिताब दिया गया। तो बागवानी सेक्टर में कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया? नागालैंड को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पूर्व अग्निवीरों की 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण की बात कहा गया। तो अब 10% आरक्षण किसमें दिया जाएगा पूर्व अग्निवीरों को? रेलवे सुरक्षा बल हो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 10% क्या किया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया। अगर अग्निपथ योजना के बारे में बात करें तो 14 जून 2022 को ये लाया गया था। ठीक है ना? पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? झारखंड के रांची में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? झारखंड के रांची में। नेक्स्ट, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया। ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया। इसका मेन क्या है? तो भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना, मतलब शून्य उत्सर्जन हो, ऐसा इनका है। अच्छा, भारत ने कब तक शून्य उत्सर्जन अपना अ, शून्य उत्सर्जन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ईयर घोषित किया है? तो याद रखो 2070। ठीक है। आईटी सक्षम युवा योजना, आईटी सक्षम युवा योजना 60,000 लोगों को रोजगार देने के लिए हरियाणा सरकार ने इसको स्टार्ट किया। हरियाणा सरकार ने, ठीक है ना? हंस वान हेटिंग पुरस्कार, हंस वान हेटिंग पुरस्कार, ये भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के चोकलिंगम, इनको पुरस्कार दिया गया हंस वान हेटिंग पुरस्कार। देखो, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है कौन? हंस वान हेटिंग पुरस्कार। ये इसमें चोकलिंगम बेंगलोर में क्या है? विश्वविद्यालय में विक्टिमोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो ये ध्यान रखना, विक्टोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इन्हीं को दिया गया क्या? हंस वान हेटिंग पुरस्कार। नेक्स्ट, फ्लिज पुरस्कार, फ्लिज पुरस्कार समारोह 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और यहाँ पे आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया। किसको? आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सबसे सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया फ्लिज पुरस्कार में, इसी को। आईएनएस दिल्ली भारत का पहला स्वदेशी निर्मित और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। कौन? आईएनएस दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? रूस में। और इसमें गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसको दिया गया? सुदर्शन पटनायक। अगर ये शामिल है तो हमेशा मिलेगा रेत मूर्तिकला में। अभी हाल ही में इन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ और उनके महान भक्त बलराम दास की रेत की मूर्ति बनाई थी। ठीक है ना? सुदर्शन पुरी उड़ीसा राज्य के क्या है? रेत कलाकार है। अगर बात करें एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना,
ये किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, मतलब इसका क्या था कि उद्देश्य है कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना। ठीक है, एक वैज्ञानिक अगर एक उत्पाद भी बने तो डाइवर्सिटी बहुत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर न्यूज में रहा अभी हाल ही में, क्योंकि यहाँ पे 43 वर्षों के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो पैसे वैसे रखे थे उनके उनके लिए एक कमेटी बनाया उड़ीसा सरकार ने, इसलिए। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें तो 12वीं शताब्दी में उड़ीसा की पुरी में निर्मित मंदिर है। और इसका निर्माण कौन किया था? गंग वंश के राजा अनंत बर्मन चोडगंग ने किया था। अनंत बर्मन चोक बन इसको क्या बोला जाता है? सफेद पैगोडा। इसको क्या बोला जाता है? सफेद पैगोडा। पैगोडा। अगर वहीं पे बात करें कि ब्लैक पगोडा किसको बोला जाता है? ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा बोला जाता है पैगोडा कोणार्क मंदिर को। कोणार्क कोणार्क मंदिर को बोला जाता है, जिसको सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। तो ब्लैक पगोडा कोणार्क मंदिर को बोला जाता है, सफेद पगोडा जगन्नाथ मंदिर को बोला जाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ये कलिंगम स्थापत्य शैली में किया गया है। कलिंगन स्थापत्य नागर शैली का एक उप प्रकार है। नागर शैली का क्या है? उप प्रकार है कलिंगन स्थापत्य शैली। कलिंगन मतलब कि जो उड़ीसा में जो भी मंदिर बनाए गए हैं, इसी स्थापत्य नागर शैली के कलिंगन स्थापत्य शैली से ही बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया। ये उड़ीसा के कोरपुट जिले में जन्मी, जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध जानी जाती हैं। जैविक खेती के लिए कमला पुजारी का निधन हो गया। इनको सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार 2004 में उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया था। अच्छा, एक और है, जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया। कहाँ? जापानी वैज्ञानिकों ने। जीवित त्वचा, जैसे हम लोग की त्वचा है वैसे ही उनके ऊपर लगा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, रेल संपर्क में जोड़ने वाली पूर्वोत्तर के चौथे राज्य की राजधानी। तो रेल संपर्क से नॉर्थ ईस्ट में चौथी राजधानी जुड़ गई है, और वो कौन सी है? मिजोरम की राजधानी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहले जुड़ चुका है, अगरतला पहले जुड़ चुका है, दिसपुर पहले जुड़ चुका है, आइजोल इस बार जुड़ेगा। आइजोल इस बार जुड़ गया। तो 4 राजधानियां नॉर्थ ईस्ट के जोड़े गए हैं रेलवे से। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। ये हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं हेतु मॉडल लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम क्या है? टीबी मुक्त के लिए नगर पालिकाओं के द्वारा मॉडल है। कहाँ के? हैदराबाद के। ठीक है ना। संशोधित आदर्श कौशल ग्राम योजना, ये कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने प्रारंभ किया संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना। इसमें क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा योजना के तहत उच्च स्तरीय कौशल पाठ्यक्रमों हेतु ऋण की पात्र राशियों को 1.5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया गया। कितना? 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया। मॉडल कौशल ऋण योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ठीक है ना। तो इसमें मेन क्या है कि अगर संशोधित योजना का उद्देश्य क्या है, तो कौशल कौशल विकास पाठ्यक्रम हेतु बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि संशोधित वाले में पाठ्यक्रमों हेतु ऋण की पात्रता राशि पहले से कितना बढ़ा दिया गया है? 1.5 से बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया गया। तलवार श्रेणी का फ्रिगेट त्रिपोट, ये गोवा शिपयार्ड द्वारा लिमिटेड द्वारा पहला स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी फ्रिगेट त्रिपोट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ है किसके? इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया और यूएस के बीच में हुआ कि भाई अगर कोई भी हमारी सांस्कृतिक चीज चोरी हो जाती है तो हमको वापस कर देना यूएस। ठीक है ना। तो मैं कहने का मतलब कि अमेरिका और भारत ने प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी से निपटने हेतु पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है ना। तो इसमें क्या मेन उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा। अगर भारत का कोई सांस्कृतिक संपत्ति लेके जाता है तो यूएस क्या कर देगा? उसे सौंप देगा। ठीक है। टाइफून गेमी ये तूफान चीन के फुजियान प्रांत को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसको? चीन को प्रभावित किया है। स्याही और फिलीपींस को भी ये प्रभावित किया। तो चीन फिलीपींस स्याही को प्रभावित किया है।
फिलीपींस ने इसे टाइफून कैरिना कहा गया। फिलीपींस में क्या बोला गया? कैरिना। और कोरियाई भाषा में गेमी का अर्थ है चींटी। ठीक है ना? तो टाइफन गेमिंग याद रखना, चीन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साधु साधु स्वर्ण खदान क्यों न्यूज में रहा? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की साधु स्वर्ण खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। तो साधु स्वर्ण खदान कहाँ पे पाया जाता है? तो जापान में पाया जाता है, ये ध्यान रखना, जापान में। और ये यूनेस्को के यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने क्या किया है? इसको सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में शामिल करने की बात कही है। ठीक है? तो जापान की है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जब जाबिल जाबी लुका स्थल, ऑस्ट्रेलिया ने जाबी लुका स्थल पे यूरेनियम खनन को प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखना, यूरेनियम, ये पूछा जा सकता है कि जाबी लुका स्थल कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, और वहां पे यूरेनियम खनन का प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो जावलिका स्थल का काकाडू राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क को क्या क्षति हो रही थी, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। ये विश्व के उच्च श्रेणी के यूरेनियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। कौन? जावलिका स्थल। तो ये न्यूज में रहा, तो हो सकता है कभी पूछा जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब टॉपिक, आइडियाज फॉर लाइफ। आइडियाज फॉर लाइफ, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। जो लाइफ मिशन लाया गया था, याद करो, लाइफ मिशन। लाइफ मिशन जो मोदी जी ने कॉप में बोला था, उसी लाइफ मिशन के तहत आइडियाज फॉर लाइफ पहल स्टार्ट किया गया है। और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु यूजीसी और यूनिसेफ जैसे संस्थाएं पहल का समर्थन करेंगे। कौन कौन? तो यूजीसी और यूनिसेफ इस पहल का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। तो ये हमारा टॉप इम्पोर्टेंट जुलाई मंथ का रहा। अब नेक्स्ट 3 दिन के बाद हम ऐसे ही मंथ का लाएंगे, और पूरे सितंबर तक का आपको करंट अफेयर यहाँ पे मंथ वाइज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।